जय हिंद। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल कलाम एकेडमी जीन पे। जीन पे से रिलेटेड हमने उनकी महत्वपूर्ण अवस्थाओं के बारे में डिटेल से पढ़ा। तो आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट उन शब्दों का विस्तृत ज्ञान प्राप्त करेंगे जिन शब्दों से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। जैसा आप देख पा रहे हैं कि जीन पियाजे का जो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण संप्रत है, यानी किन किन शब्दों का उन्होंने प्रयोग किया और उन शब्दों के बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त करेंगे। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं अनुकूलन। क्या होता है अनुकूलन? अडेप्टेशन। अनुकूलन का मतलब है कि बालकों में वातावरण से सामंजस्य करने की जन्मजात प्रवृत्ति होती है। बिल्कुल, देखो जिस प्रकार का वातावरण है उस वातावरण में अपने आप को एडजस्ट करने के लिए बच्चे के अंदर खुद जन्मजात उसके अंदर प्रवृत्तियां होती हैं, ठीक है, जिसे हम कहते हैं अनुकूलन। अब मैं अनुकूलन की बात समझाऊं आपको। जैसे मान लो एक छोटा बच्चा है, बहुत छोटा बच्चा है, ठीक है, जैसे उसको भूख लगेगी तो वो क्या करेगा? वो रोएगा, चिल्लाएगा, ठीक है, जिससे पता चल जाएगी भाई इसको भूख लगी है, ठीक है, तभी तो उसको खाना मिलेगा। अगर वो रोए ना, चिल्लाए ना, वो बोले ना, तो उसको कोई खाना देगा नहीं, पता ही नहीं चलेगा कि बच्चे को भूख लगी है, ठीक है। यानी कि वो अपनी उस भूख को शांत करने के लिए, उस एनवायरनमेंट से एडजस्ट करने के लिए क्या कर रहा है? रो रहा है, चिल्ला रहा है, ठीक है। उसके बाद मान लो बच्चा थोड़ा सा बड़ा होता है, उसको ठंड लगी, ठीक है, उसको ठंड लगी तो क्या करेगा? उसके पास जो भी चादर है, कंबल है, उसको ओढ़ने का प्रयास करेगा। बच्चे को गर्मी लगी तो बच्चा क्या करेगा? पंखा ऑन करेगा, ठीक है, कूलर चलाएगा, क्लियर, ठंडे पानी से नहाएगा। तो क्या करेगा? उस एनवायरनमेंट में बच्चा क्या करेगा? अपने आप को संतुलित करेगा, अपने आप को वो क्या करेगा? अनुकूलित करेगा, क्लियर। अब जीन पियाजे के अनुसार अगर हम बात करें तो अनुकूलन जो है उसकी दो उपक्रियाएं हैं। क्या क्या? पहली बात है एसिमिलेशन और दूसरा है एकोमोडेशन। एसिमिलेशन को हम हिंदी में बोलते हैं आत्मसातीकरण और एकोमोडेशन को बोलते हैं समाविष्टीकरण। क्योंकि इन शब्दों को जो है हिंदी में बदल दिया जाता है, हिंदी में इनके अलग अलग अर्थ निकलते हैं, तो इसलिए कोशिश हम यही करते हैं साइकोलॉजी में जो हमारी बेसिक टर्म्स है उनको हम इंग्लिश में लर्न करें। एसिमिलेशन एंड अकोमोडेशन, ये दोनों के दोनों जो उपक्रियाएं हैं किसकी है? अनुकूलन की, यानी कि एडेप्टेशन की। ओके, चलिए अब बात करते हैं कि आत्मसातीकरण क्या होता है और समाविष्टीकरण क्या होता है। देखिए, आत्मसातीकरण का मतलब होता है कि बालक जो है वो उसके सामने कोई भी समस्या आई, उस समस्या के समाधान के लिए पहले सीखी गई उसकी जो मानसिक प्रक्रियाएं हैं उनका सहारा लेता है, ठीक है। देखिए, जैसे मैं आपको कोई एग्जांपल लेती हूँ। एग्जाम्पल मैंने आपको दिया कि मान लो कोई बच्चा है, उस बच्चे को एक लाल रंग का टमाटर है उसके सामने, मम्मी ने उसको बताया कि बेटा ये टमाटर है, ठीक है। उसने इस बात को क्या कर लिया? सीख लिया, जान लिया कि लाल रंग का ऐसा गोल गोल ये क्या होता है? टमाटर होता है, ठीक है। अब उसके पास ये पूरा अनुभव हो गई, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें समाविष्टीकरण की अब अगर मान लो समाविष्टीकरण में क्या होता है कि बच्चा जो है अपने पूर्व के अनुभव और नए अनुभव दोनों को क्या करता है? दोनों के बीच में जो है संतुलन बनाता है। अब मान लो किसी दिन घर में सेब आ गया, रेड कलर का बिल्कुल सेब है, उसने देखा कि ये रेड रेड है और बच्चे ने पहली बार उस सेब को देखा है, लेकिन बच्चे ने टमाटर को देख रखा था और टमाटर के बारे में जान रखा था ये रेड कलर का है, गोल है, ये क्या है? टमाटर है, ठीक है। अब बच्चे ने देखा सेब रेड कलर का है, गोल है, बच्चे ने उसको कहा कि ये क्या है? टमाटर है, ठीक है। उसके बड़े भाई ने, बड़ी बहन ने कहा कि ये टमाटर नहीं है, ये सेब है। तो बच्चे के ज्ञान में एक और जो है चीज बढ़ी कि रेड कलर का सेम ऐसा ही गोल टमाटर भी होता है और सेब भी होता है। अब बच्चा आराम आराम से उस तरीके की हर चीज के बारे में ज्ञान ग्रहण करेगा, ठीक है। तो उसने अपने पूर्व के अनुभव पे उस सेब को क्या कहा? टमाटर। लेकिन अब जब उसको बताया गया कि ये सेब है तो उसने अपने अंदर, अपने ज्ञान में एक नया संप्रदाय ऐड कर लिया कि सेब भी कोई चीज होती है और जो इस तरीके की होती है, ठीक है। तो पूर्व का ज्ञान और नए ज्ञान में जो संतुलन स्थापित किया, जो सामंजस्य स्थापित किया, उसको क्या बोलते हैं? हमें समाविष्टीकरण यानी कि एकोमोडेशन, क्लियर। अब बात करते हैं साम्य धारण की। साम्य धारण, इक्विलिब्रेशन, आत्मसातीकरण व समाविष्टीकरण दोनों के मध्य संतुलन स्थापित करना, यानी कि कुछ पूर्व के अनुभव हैं और कुछ नए अनुभव हैं, उन दोनों के बीच उनका संतुलन करके किसी भी समस्या का समाधान करना, ठीक है। मान लो देखिए,
अगर मैं समय धारण की बात करूं, यानी कि आत्म साधीकरण का मतलब हो गया पूर्व के अनुभव। मान लो हम कोई भी चीज है, बच्चा स्टार्टिंग में तो किसी ना किसी चीज के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी लेता है, अब उससे आगे बढ़ेगा तो वो जो जानकारी है उसके लिए वो पूर्व के अनुभव है, ठीक है। और नए अनुभव जो अभी वो सीख रहा है किसी भी चीज के बारे में, उन दोनों के बीच अगर वो संतुलन स्थापित करे और उन दोनों से अपने अंदर नए ज्ञान को क्या करे, बढ़ाए, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं साम्य धारण। क्लियर। अब अगर हम बात करें नेक्स्ट संरक्षण, ठीक है। साम्य धारण समझ आया, यानी कि साम्य धारण में कोई भी नई समस्या जो हमारे सामने आती है, उस समस्या का सामना करते समय यही संतुलन जो है वो बालक के संज्ञान को संतुलित रखता है, यानी कि पूर्व के अनुभव और नए अनुभव दोनों को मिला के जो हमारे पास हमारी समस्या आई, उस समस्या का क्या कर दिया, हमने समाधान कर दिया। तो हमने आत्म साधीकरण और समाविष्टीकरण दोनों का प्रयोग करके क्या कर लिया है, समस्या का समाधान। किसकी वजह से, संज्ञान की वजह से, अपनी मानसिक एबिलिटी से, ठीक है, संज्ञान से, दिमाग से। संरक्षण की बात करें तो संरक्षण का मतलब होता है भाई कंजर्वेशन, यानी कि वातावरण में परिवर्तन एवं स्थिरता दोनों को समझने की योग्यता, किसी वस्तु के तत्व एवं रंग रूप में परिवर्तन से अलग करने की क्षमता। अब हम बात करें, जैसे हमने जीन पियाजे की चारों अवस्थाओं के बारे में पढ़ा, तो हमने देखा कि संरक्षण का जो गुण है बच्चे में कब आता है, कंजर्वेशन और पलटावी दोनों जो गुण है बच्चे में कब आते हैं, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में आते हैं। क्लियर। इसका मतलब, इस संरक्षण का मतलब क्या हुआ, इस संरक्षण का मतलब हुआ कि वातावरण में जो भी चीज है, कुछ भी चीज है, वो परिवर्तनशील है या उसका स्थायित्व तो हमेशा रहेगा, या वो अगर बदल सकती है तो किस तरीके से बदल सकती है, उसको बोलते हैं संरक्षण। वातावरण में परिवर्तन एवं स्थिरता, कोई चीज परिवर्तित हो सकती है या कोई चीज है वो परमानेंट रहेगी, उन सभी चीजों के बारे में जो ज्ञान है, उन सभी चीजों की समझ है, उसको क्या कहते हैं, संरक्षण। यानी कि कोई भी वस्तु है, उस वस्तु का तत्व, रंग रूप, उसमें परिवर्तन करने की क्षमता बच्चे के अंदर जब आ जाए कि भाई कोई चीज है और उस चीज के रंग रूप के हिसाब से उसको अलग करना, उस चीज को पहचानना, उस चीज को क्या करना, समझ पाना, ऐसी क्षमता अगर बच्चे के अंदर विकसित हो जाए तो उसको हम बोलते हैं संरक्षण। क्लियर। उसके बाद बात करें विकेंद्रण। विकेंद्रण का मतलब है डिसेंट्रलाइजेशन, किसी वस्तु के बारे में वस्तुनिष्ठ या वास्तविक तरीके से सोचने की क्षमता, यानी कि बिल्कुल स्टिक। वस्तुनिष्ठ का मतलब है कि उसका आंसर वो है तो है। अगर किसी ने आपसे कहा कि पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई, तो आपका सभी पूरे देश विदेश कोई भी इंसान है तो उसका आंसर वही रहेगा 1526, बदलेगा नहीं ना, यानी कि वो फैक्ट, ठीक है। तो वो वस्तुनिष्ठता या वास्तविकता, चीज वास्तविक हो बिल्कुल, ठीक है, किसी चीज के इर्द गिर्द ना घूमे, ठीक है। तो विकेंद्रण का मतलब है किसी वस्तु के बारे में वस्तुनिष्ठ या वास्तविक तरीके से सोचने की क्षमता बच्चे के अंदर जो विकसित होती है उसको बोलते हैं विकेंद्रण। क्लियर। अब बात कर लेते हैं स्कीमा की। स्कीमा और स्कीम्स, ध्यान दीजिएगा, दो शब्द हैं जो एग्जामिनर कंफ्यूज करने के लिए हमेशा पूछता है। एक होता है स्कीमा, एक होता है स्कीम्स। पहले बात करती हूं स्कीमा की। स्कीमा का मतलब है सेट ऑफ नॉलेज, ज्ञान का आपका एक क्या, ज्ञान का एक संगठित पैटर्न। स्कीमा का मतलब हुआ सेट ऑफ नॉलेज, अनुभव अथवा व्यवहार को संगठित करने की ज्ञानात्मक संरचना। एग्जाम्पल से समझाती हूं कि स्कीमा क्या होता है। हमें अनुभव अथवा व्यवहार को, जो भी हमारे अनुभव है या जो हमारा व्यवहार है, उसको संगठित करने की ज्ञानात्मक संरचना। मतलब देखिए, कोई इंसान सुबह सुबह उठता है, स्कीमा का एग्जांपल दे रही हूं, ध्यान से सुनिए। कोई इंसान सुबह सुबह उठता है, किसी को आदत है चाय पीने की, उठते ही चाय पिएगा। किसी को आदत है उठते ही अपने फोन को देखने की कि क्या कोई नई न्यूज तो नहीं आई या कोई नई अपडेट तो नहीं आई। कोई बच्चा जो है प्रिपरेशन कर रहा है, वो देख रहा है कि किसी एकेडमी से जो भी चैनल मैंने सब्सक्राइब किया उससे नई वीडियो अपलोड तो नहीं हुई, क्या कोई नई इंफॉर्मेशन तो नहीं हुई आई है, ठीक है। कोई इंसान है जो सुबह सुबह जो सैर करने के लिए जाता है, मतलब वो सभी तरह के जो इंसान है उनके वो व्यवहार बन चुके हैं,
ठीक है। उसके लिए आपको कॉपी में नोट करके लिखने की जरूरत नहीं है कि आज हाँ भाई मुझे सुबह उठ के चाय पीनी है तो मैं नोट कर लूं कहीं भूल ना जाऊं, ऐसा नहीं है। वो उनका एक व्यवहार बन चुका है। क्लियर। तो इसको क्या बोलते हैं, जो व्यवहार है उनका संगठित, उनको इकट्ठा करने की जो ज्ञानात्मक संरचना वो अपने आपके मस्तिष्क में बैठ गई है वो चीजें, ठीक है, उनको बोलते हैं स्कीमा। क्लियर। और ये सारा का सारा जो ज्ञान है वो पैकेट्स में आपके पास आता है। ऐसा नहीं कि एक बार लो थोड़ा सा ज्ञान छोड़ दिया अंदर, ले भाई चाय पीनी है, थोड़ा सा ज्ञान छोड़ दिया, थोड़ी देर बाद फिर ज्ञान आएगा ना। आपको पता है आपको उठना है, आपको चाय बनानी है, पीनी है, उसके बाद ये कार्य आपको करने हैं। फिर आपको पता है कि आपको उठते अपने फोन को चेक करना है, करंट अफेयर की जो भी आपकी वीडियोज हैं या किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड जो वीडियोज हैं वो देखनी है, नोट्स बनाने हैं और इस तरीके से पढ़ाई करनी है। क्लियर। यानी कि वो सारे के सारे उस चीज से रिलेटेड जो पैकेट्स हैं, ज्ञान पैकेट्स में आता है। किसी भी कंसेप्ट से रिलेटेड, किसी भी चीज से रिलेटेड जो ज्ञान है वो पैकेट में आपके पास आएगा। क्लियर। आई होप आपको क्लियर होगा स्कीमा क्या होता है। अब बात करते हैं पलटावी, रिवर्सिबिलिटी। यानी कि रिवर्सिबिलिटी का गुण भी जो है बच्चा तीसरी स्टेज यानी कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में उस तक पहुंचता है कि उसके अंदर पलटावी का गुण विकसित हो। इसका मतलब, पलटावी का मतलब है वे गिनती है, अक्षर है, लंबाई है, ऊंचाई है, उनके मूल स्वरूप पे वापस जाना। ठीक है, उनके मूल स्वरूप पे क्या जाना, वापस जाना। अगर मैंने आपको एग्जांपल दिया था जैसे पिछली वीडियो में, आपने नहीं देखी तो आप प्लीज प्लेलिस्ट को विजिट करें कि भाई 10 + 2 12 लिख दिया। अगर आप लिखोगे ना 12 - 2 तो वो 10 बता देगा, लेकिन इससे पहले की अवस्था में ये गुण उसका विकसित नहीं था। अब वो रीजनेबल यानी कि रीजनेबल तरीके से किसी भी चीज का आंसर देने के लायक हो गया है। ठीक है, यानी कि जिस चीज पे पहुंचे हो उस पे वापस जाना। मान लो आपने एक इतनी लंबी जो डंडी है वो बच्चे के सामने रख दी, ठीक है, इसके 2 टुकड़े कर दिए, ये 6 सेंटीमीटर आपने लिख दिया कि ये 6 सेंटीमीटर है। आपने 3-3 सेंटीमीटर की एक इतनी और एक और 3 सेंटीमीटर की 2 डंडियां रख दी। आपने उनसे पूछा कि बताओ ये दोनों मिलके, ये 2 डंडियां है और ये एक डंडी है, कौन सी लंबी है? तो उसको पता है, देखो ये 6 सेंटीमीटर की है, ये 3 और 3 6 सेंटीमीटर, यानी कि उस चीज से वो वापस भी लौट सकता है। क्लियर। तो इसको बोलते हैं पलटावी गुण। अब बात करते हैं 2 इंपॉर्टेंट शब्द। एक बात करते हैं जीन पियाजे की और एक बात करते हैं वाइगोत्स्की की। क्लियर। जीन पियाजे कहते हैं कि बच्चे अपने आप से बातें करते हैं। बिल्कुल करते हैं बच्चे, क्या किशोर भी करते हैं, बड़े भी करते हैं, सभी करते हैं अपने आप से बातें। ठीक है, हाँ भाई अब एसटेट का पेपर है, सीटेट का पेपर है, इस तरीके से तैयारी करनी है, ऐसे साइकोलॉजी पढ़नी है, ऐसे इंग्लिश पढ़नी है, ऐसे हिंदी पढ़नी है, हम अपने मन में जो है अपने से बातें करते हैं। ठीक है, जीन पियाजे के अनुसार उसको बोला जाता है इगोसेंट्रिक स्पीच। ध्यान रहे, जीन पियाजे के अनुसार क्या बोला जाएगा, इगोसेंट्रिक स्पीच, आत्म केंद्रित वार्ता या अहम केंद्रित वार्ता। ठीक है, जीन पियाजे के अनुसार, जीन पियाजे कहते हैं कि अपने आप से बात करता है जो बच्चा, उसको बोलते हैं आत्म केंद्रित वार्ता, या हिंदी में दूसरा नाम आप लिख सकते हो अहम केंद्रित वार्ता, या इंग्लिश में लिख सकते हो इगोसेंट्रिक स्पीच। तीनों बातें मैंने आपको बता दी अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे। अब इसी बात को बच्चे अपने आप से बातें करते हैं, इसी बात को वाइगोत्स्की क्या कहते हैं, वाइगोत्स्की कहते हैं प्राइवेट स्पीच। बिल्कुल सीधी सी बात है, हम अपने आप से बातें कर रहे हैं ना, किसी और को थोड़ा ना सुना रहे हैं कि हम क्या बातें कर रहे हैं, हम मन में बोल रहे हैं। अगर थोड़ा सा ऊंचा भी बोल रहे हैं तो इस ऐसी जगह में बोल रहे हैं जहां हमें कोई सुन नहीं रहा। ठीक है, तो इसने वाइगोत्स्की ने इसको क्या कहा, प्राइवेट स्पीच, यानी कि व्यक्तिगत वार्ता। क्लियर, दोनों शब्द याद रहे, कंफ्यूज करने के लिए एग्जामिनर पूछ सकता है। क्लियर। अब बात करते हैं स्कीम्स की। स्कीमा मैंने आपको समझाया एग्जाम्पल के साथ। अब बात करते हैं स्कीम्स की। देखिए, स्कीम्स का मतलब होता है व्यवहारों का एक संगठित पैटर्न जिसे दोहराया जा सकता है। व्यवहारों का, बहुत सारे व्यवहार हमारे अंदर हैं। हम बिल्कुल छोटे से थे जब से हमने होश संभाला तब से पता नहीं कितनी सारी चीजें हमारे दिमाग में बैठी हुई हैं, कितनी सारी चीजों का जो ज्ञान है, नॉलेज है, हमें हो चुकी है। ठीक है, तो वो सारे क्या है, संगठित पैटर्न है। मान लो कोई बच्चा है, जब वो 2nd क्लास में था, जब वो या 3rd क्लास में था, उसके हाथ में आ गई, मान लो पेंसिल आ गई, अप्सरा की पेंसिल उसने देखी, ठीक है, या नटराज की पेंसिल उसने देखी, उसने जो है मार्कर देखा, बोर्ड देखा, कुछ भी देखा जब वो 1st क्लास में था, 2nd क्लास में था। अब क्या, जब वो 50 साल का हो जाएगा तो उसके पास वही चीज है, क्या उसको भूल जाएगा? नहीं, वो सारी चीजें उसको एज इट इज याद रहेंगी।
जो उसने बहुत पहले देखी थी। ठीक है, सारी की सारी चीजें जो उसने पहले देखी थी। तो ये क्या है, ये स्कीम्स है, व्यवहारों का संगठित पैटर्न, जो बहुत सारे व्यवहार आपके अंदर समाहित हो चुके हैं और बहुत समय के बाद भी एज इट इज आप उनको याद रखेंगे। तो ये है व्यवहारों का संगठित पैटर्न, जिसे दोहराया जा सकता है। बिल्कुल आपने देखा कि ये राइटोमीटर का पेन है, 20 साल बाद जब आपने देखा तो भी पता है, आपको याद है ये राइटोमीटर का पेन है। ठीक है, क्लियर है, तो जिसको आप दोहरा सकते हैं। अब बात करते हैं 3 और नए शब्दों की। ठीक है, एक बात करते हैं वस्तु स्थायित्व क्या होता है, जीववाद क्या होता है और मूल प्रवृत्तियां क्या होती है। देखिए, वस्तु स्थायित्व का मतलब होता है एक बच्चे के सामने, जब बच्चा जन्म से और 18 माह तक की उम्र का होता है, 18 माह तक होता है, तो उसके अंदर वस्तु स्थायित्व का गुण नहीं होता। आपने कोई पेन लिया, मान लो ये पेन है, मैंने ऐसे छुपा लिया, ठीक है, इसको चिड़िया ले गई, इसको बंदर ले गया, इसको बाबा ले गया, ठीक है, तो वो समझेगा कि हाँ वाकई में ले गया, इस पेन का अस्तित्व खत्म हो गया उसके लिए। ठीक है, वस्तु स्थायित्व। लेकिन जब बच्चा 1.5 साल यानी कि 18 माह से 24 माह तक की अपनी जो उम्र को पूरा करेगा, तो अब चाहे इसको आप कहीं छुपा लीजिए आगे पीछे, अब उसके लिए ये पेन है तो है, अब वो कहीं भी ढूंढेगा, आपकी जेब में ढूंढेगा, आपके दाएं बाएं ढूंढेगा, आपके आसपास ढूंढेगा। अब उसको पता चल गया है कि कोई भी चीज है जो प्रेजेंट, वो कहीं नहीं गई है, वो है इधर उधर ही है, तो इसको बोलते हैं वस्तु स्थायित्व। ठीक है, तो वस्तु स्थायित्व का जो गुण है, वो जो सेंसरी मोटर स्टेज है हमारी, उसके एंड तक 2 साल तक जैसे जैसे बच्चा पूरा करता है, 18 माह से 2 साल तक, तो ये गुण उसमें विकसित हो जाता है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं जीववाद। जीववाद, जीववाद का मतलब क्या होता है कि जैसे बच्चा गुड़िया के साथ खेल रहा है, जैसे बच्चा टेडी बियर के साथ खेल रहा है, तो क्या समझेगा, बच्चा समझेगा कि इनके अंदर भी जीवन है, मुझे भूख लगी है तो इनको भी भूख लगी है। जब वो खाना खाएगा तो वो अपनी गुड़िया को भी खाना खिलाएगा, जब वो दूध पिएगा तो वो कोशिश करेगा कि मेरी गुड़िया भी दूध पिए, मैं इसको भी नहलाऊं, इसको भी गर्मी लग रही है, मैं पंखे के नीचे बैठाऊं। ठीक है, यानी कि निर्जीव चीजों को सजीव समझना, वो क्या है, जीववाद। क्लियर। अब बात करें मूल प्रवृत्तियां, बेसिक इंस्टिंक्ट्स। मूल प्रवृत्तियों का मतलब है कि बच्चा जब पैदा होता है तो अपने साथ कुछ मूल प्रवृत्तियां लेकर पैदा होता है। देखना, टुकड़ टुकड़ ऐसे देखता रहेगा सारी चीजों को। ठीक है, आपने नहीं सिखाया कि बेटा देखिए लाइट जल रही है ये ना, वो देखता रहेगा। हालांकि वो देखना उसका ये नहीं है कि उसको सारी चीजें पहचान आ रही है, नहीं, देखने का मतलब है कि उसके अंदर एक मूल प्रवृत्ति है। चूसना, जैसे ही उसको भूख लगेगी उसके मुंह में कुछ डालोगे तो उसको चूसेगा। ठीक है, मूल प्रवृत्तियां होगी देखना, चूसना और रोना। बच्चा रोएगा, 101% रोएगा। ठीक है, उसको भूख लगी है या कुछ भी, उसको थोड़ा भी कभी मतलब चोट लगी या कुछ भी, तो क्या करेगा, बच्चा रोएगा। तो ये होती है बेसिक इंस्टिंक्ट्स यानी कि मूल प्रवृत्तियां। तो देखिए, आज हमने जीन पियाजे से रिलेटेड जो इनका संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है, जिसको हम विकासात्मक अवस्थाएं बोलते हैं, उन अवस्थाओं के बारे में और महत्वपूर्ण जितने भी शब्द थे उनके बारे में मैंने आपसे हर एक उदाहरण के माध्यम से हर कंसेप्ट को समझाने की कोशिश की है। आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू।